आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए चैप्टर हम लोग 6 में क्या पढ़े थे, महाजनपद काल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों को मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हम लोग ये प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए उसको समझ लेते हैं। उसके बाद अगर मगध महाजनपद को पढ़ेंगे तो और अच्छा सा थोड़ा समझ में आएगा। इसीलिए ये तो उसके बाद का है, मगध का उत्कर्ष के बाद ये चैप्टर पढ़ना था, लेकिन हम लोग इसको पहले ही पढ़ लेंगे ताकि उसको और अच्छा से वो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत पर सबसे पहले विदेश से कौन भारत पर आक्रमण किया था, मतलब प्राचीन भारत पर विदेशों से कौन कौन लोग आक्रमण किए थे, क्यों आक्रमण किए थे, ये आक्रमण हो क्यों रहे थे, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्राचीन भारत में मुख्य रूप से दो आक्रमणकारी थे, दो जगहों के आक्रमणकारी थे। एक तो हकमनी वंश था जो कि ईरान वाले क्षेत्र में रहते थे, और दूसरा यूनानी जो कि सिकंदर आया था। तो दो भागों में हम लोग प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण था, सबसे पहला जो आक्रमण हकमनी वंश का आक्रमण था, जो कि ये ईरान वाले क्षेत्र में रहते थे, ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा आक्रमण जो था, दूसरा आक्रमण, ये आक्रमण यूनानी आक्रमण था। ये यूनान वाले क्षेत्र में जो रहने वाले थे वो आक्रमण, शासक जो थे वो आक्रमण किए थे। तो इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, हकमनी वंश के बारे में, क्योंकि सबसे पहला आक्रमण इन्होंने ही किया था। तो चलिए हम लोग हकमनी वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम महाजनपद काल के बारे में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, कब की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, क्योंकि इसी समय, इससे पहले तो वैदिक काल था, इसी समय से महाजनपद काल, धीरे धीरे बड़े बड़े महाजनपद बनने लगे, राजा बनने लगे। इसी समय से इधर भारत में क्या हो रहा था, महाजनपद काल। तो क्या भारत में महाजनपद काल हो रहा था तो क्या पूरे विश्व में बस और कोई नहीं था, सिर्फ विश्व के धरातल पर सिर्फ भारत में ही राजा बन रहे थे और बाकी जगहों पर कुछ नहीं था, बाकी जगहों पर ही था। जिस तरह से भारत में इतने बड़े बड़े राजा हो रहे थे, उस समय विदेशों में भी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में भी राजा हो रहे थे। ये नहीं कि हम ही लोग सिर्फ आगे थे और बाकी लोग तो राजा बन ही नहीं रहे थे, बाकी जगहों पर ही विस्तार हो रहा था। चलिए देखिए भारत का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए भारत का मैप बनाने में ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट ही मैप बनना चाहिए, बस ये समझ में आना चाहिए कि भारत ही है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं कि समझ में भी नहीं आता है भारत है कि नहीं है। तो बस ऐसा मैप बना देना ताकि समझ में आ जाए। देखिए कैसे क्या करना है भारत का मैप बनाने के लिए, बस ऐसा बना देना है ताकि समझ में आए कि भारत ही है, बस हो तो गया भारत। ऐसा बना देना ताकि समझ में आए कि हाँ भारत है। देखिए अब ये भारत है तो ये सारे जगहों पर ये महाजनपद, कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16। ये सारे जगहों पर इधर ये दो गो को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पर कंबोज और गंधार दो को बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, इधर वाला का। अब देखिए ये हकमनी वंश जो था ईरान में था, इधर ईरान, ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में ईरान है, ध्यान रखिएगा, इधर ईरान वाले क्षेत्र में। तो हकमनी वंश ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। देखिए क्या करते थे, हकमनी वंश के जो शासक था, ये हकमनी वंश के जो संस्थापक साइरस द्वितीय था, साइरस द्वितीय। अब देखिए ये भारत पर आके आक्रमण क्यों करेगा, कोई भी किसी पर आक्रमण क्यों करता है, दो तीन कारण से। या तो पहले से उससे दुश्मनी हो, नहीं तो कोई लालच में आकर करता है कि उसका सामान क्या कर लिया जाए, हड़प लिया जाए, मतलब उसका सामान ले लिया जाए। यही दो कारण होता है ना, किसी पर भी आक्रमण करने का क्या कारण होता है। या तो दुश्मनी हो, तो दुश्मनी से क्या करेगा कि उसको तबाह कर देगा, उसको खराब कर देगा, नष्ट कर देगा, दुश्मनी होगा तभी ना।
या अपने से वो नहीं देखना चाहेगा कि हमसे बड़ा कैसे हो रहा है, तो मतलब दुश्मनी हुआ। तो दो कारणों से आक्रमण होता है, एक तो लूटने की इरादा से और दूसरा आक्रमण होता है दुश्मनी से। तो क्या भारत से पहले ये ईरान का दुश्मनी था? नहीं। जब दुश्मनी नहीं था तो किस इरादा से, कि ताकि उसको लूटा जाए, यहाँ पर भारत को लूटा जाए और यहाँ पर अपना शासन क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। तो कोई किसी को लूटेगा क्यों? आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। देखिए इतिहास में यही होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आखिर कोई किसी को लूटेगा क्यों? ये भारत धनी होगा तभी तो लूटने आएगा ना, या यही धनी होगा गरीब आदमी को लूटने आएगा? नहीं। यानी कि भारत उस समय बहुत समृद्धशाली था। समृद्धशाली किस किस मामले में, थोड़ा समझना है। खेती के मामले में बहुत ज्यादा भारत समृद्धशाली था, खेती के मामले में, साथ में ही व्यापार, यहाँ पर शिल्प उद्योग, यहाँ पर ये तक्षशिला में शिल्प उद्योग बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। ध्यान रखिएगा, शिल्प उद्योग और बहुत तरह के उद्योग भारत में उस समय जो उद्योग है, बहुत ज्यादा उद्योग भारत में थे, स्थापित थे। यहाँ से व्यापार होता था। मतलब धनी के मामले में भारत एक समृद्धशाली देश था। जिस तरह इस समय अमेरिका और चीन का नाम लिया जाता है, रूस का नाम लिया जाता है समृद्धशाली होने में, व्यापार के क्षेत्र में, उस तरह उस समय भारत के टक्कर में कोई नहीं था। ध्यान रखिएगा, भारत के टक्कर में कोई नहीं था। इसीलिए भारत पर सब क्या करते थे, आक्रमण करते थे। ध्यान रखिएगा। तो ये इसने प्लानिंग बनाया साइरस द्वितीय ने, कहां पर आक्रमण किया जाए, भारत पर आक्रमण किया जाए। इधर के क्षेत्र को, ईरान वाले क्षेत्र, इसके आसपास वाले क्षेत्रों को इसने जीत लिया था। ठीक है, तो अब ये प्लानिंग बनाया कि कहां पर भारत में आक्रमण किया जाए। तो क्या भारत में आक्रमण किया जाए, तो उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं, उड़कर आए, भारत पर आक्रमण किया और फिर निकल गए। बड़े बड़े फाइटर प्लेन नहीं है कि यहाँ पर आकर आक्रमण करके हम निकल गए, नहीं। तो फाइटर प्लेन नहीं थे, ना हवाई जहाज था, ना यहाँ इधर से ये जाना है आपको तो स्थल मार्ग से जाना है, तो स्थल मार्ग से जाना है। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए रास्ता एकदम हाईवे अच्छा बनाया गया है, एकदम जाइए भारत पर आक्रमण कीजिए आ जाइए, नहीं। इधर से आने में कई समस्याएं थी। समस्याएं इस तरह से थी, तो रास्ता तो एक खराब था, बीच में पहाड़ी, नदी, झरना, और साथ में यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत था। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्षेत्र हिंदू कुश है, हिंदू कुश पर्वत, इसको आप नाम सुने होंगे, हिंदू कुश पर्वत। ये सबसे बड़ा इसका इसको इस क्षेत्र में आने के लिए सबसे बड़ा रुकावट क्या था, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के जो दर्रे थे, दर्रा समझते हैं, दर्रा क्या होता है, दर्रे क्या होते हैं ये समझते हैं। दर्रा का मतलब क्या होता है, देखिए दर्रा क्या होता है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता धंसा हुआ जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। में भारत एक समृद्धशाली देश था, यहाँ पर व्यापार और अन्य संसाधन, व्यापारिक संसाधन और अन्य संसाधन मौजूद थी। साथ में ही पश्चिमोत्तर भारत में तक्षशिला में शिल्प उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित था। इसी कारण मध्य एशिया के क्षेत्र से आक्रमणकारियों को ये आकर्षण का केंद्र बना, और आर्थिक दृष्टि से आक्रमणकारी इसीलिए आक्रमण करते थे ताकि भारत से सामान लेकर जाया जा सके। आर्थिक दृष्टि हो गया। तीसरा सामरिक दृष्टि से, यानी कि सामरिक दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, सामरिक सिर्फ लिख दे, सामरिक का मतलब समझिए, यहाँ पर सेनाओं की दृष्टि से, आक्रमण की दृष्टि से। ईरान, अब यहाँ मुख्य रूप से ईरान से आक्रमण हुआ था ना, तो ईरान वाले क्षेत्र से क्या था, इधर देखिए सामरिक इनका महत्व क्या था। हिंदू कुश पर्वत बीच में पड़ता था, साथ में एक दर्रा होता था। तो दर्रा के कारण ये ईरान वाला जो क्षेत्र पर कोई भी जैसे छोटे छोटे जनजाति वाले या बड़े जनजाति वाले यहीं से पहुंच जाते थे और इधर आक्रमण कर देते थे, आक्रमण करके भाग जाता था। मान लीजिए वो छोटा है ना, कैसे पकड़ पाइएगा उसको, कोई भी छोटा है वो आक्रमण करके इधर से भाग जाता है। जैसे मच्छर होता है ना, काट कर भाग जाएगा, कहाँ आप जाइएगा, मच्छर छोटा सा होता है, उसके पीछे दौड़ते हैं कि कहाँ गया वो, नहीं। 10-15 को मच्छर होंगे, मान लीजिए एक गुट बना लिए 10-15 को मच्छर, और यहाँ इधर ही घूमने लगे, ठीक है, कभी वो काट कर भाग रहा है, कभी वो काट कर भाग रहा है, कभी वो काट कर भाग रहा है। तो इस समय तो उसका उपाय आ गया है, लेकिन उस समय क्या था, छोटे छोटे जनजाति वाले जा जाकर आक्रमण कर देते थे इन लोगों पर।
तो ईरान वाला सोचा कि अगर हम इधर आक्रमण करके और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते तो इनका ऐसे निपटा देंगे इनको, और निपटा देंगे तो सामरिक दृष्टि से और मतलब सैन्य दृष्टि से और हम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो सामरिक दृष्टि से भी ये चाहते थे कि ये दार्रा पर हमारा कब्जा हो। इस दार्रा पर किसका कब्जा हो, हमारा, कोई भी देश हम पर आक्रमण ना कर पाए और हमारा इस सारे जगह पर वर्चस्व रहे। सामरिक दृष्टि ये भी था, ध्यान रखिएगा। 3-4 कारण थे जिसके कारण ये लोग आक्रमण किए। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। ये ईरान वाले आक्रमण किए तो साइरस द्वितीय क्या था, साइरस द्वितीय इधर से निकला। अब ये तो कारण समझिए, निकला ये साइरस द्वितीय, और इधर से ये सब क्षेत्र जीतता हुआ आ रहा था, जीतता हुआ, और सिंध वाले कुछ क्षेत्र जीता, तब तक इनके क्या हो गए, मृत्यु हो गई। अब इतने दिन थोड़े चल पाएंगे, युद्ध कर रहे हैं, आप कौन हीरो थोड़े मूवी के कि आप सब जीतते हुए चले जाएंगे, नहीं, मूवी के हीरो थोड़े है। यहाँ ही से काम इनका खत्म हो गया। इसका पुत्र अब राजा बना साइरस द्वितीय का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, बस वही जितना क्षेत्र जीता हुआ था उसी को संभाल कर रखा वो, और कुछ नहीं कर पाया। और आगे भी शासक आते गए लेकिन कुछ नहीं किए। उसके बाद एक आया डेरियस प्रथम, यही डेरियस प्रथम, यहाँ पर लिख देते हैं डेरियस प्रथम, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे ना तो इसका ये सब काम आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। डेरियस प्रथम के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये भारत में एंट्री, प्रथम जो भारत पर आक्रमण करने वाला वंश था यही था, हकमनी वंश, यही था, हकमनी वंश था, ध्यान रखिएगा। इसी के शासकों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा बात करते हैं डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम भारत वाले क्षेत्र में एंट्री कर गया था। इधर तक तो जीतता हुआ ये आया ही था, ये साइरस द्वितीय। अब इधर से इसको क्या जीतना था, गंधार और कम्बोज, आक्रमण करके गंधार और कम्बोज जीता, मतलब भारत वाले क्षेत्र में एंट्री कर गया, क्योंकि भारत यहाँ तक था, ये उस समय भारत यहाँ तक था। गंधार और कम्बोज दोनों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ये आपस में लड़ते रहते थे ना, आपस में लड़िएगा तो तीसरा आक्रमण कर नहीं लेगा। तीसरा आक्रमण करके ये क्या किया साइरस द्वितीय, ये डेरियस प्रथम क्या किया, इन लोगों पर ये कब्जा कर ले यहाँ पर, ठीक है। अब कब्जा करने के बाद ये भी चाहा कि भारत में क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, भारत में और अंदर बढ़ा जाए। लेकिन क्या हुआ, और अंदर कैसे बढ़ पाइएगा, हीरो थोड़े है, कितना दिन चल पाइएगा। कोई भी राजा होता है अगर लड़ना शुरू कर देगा तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी कितना भी ताकतवर राजा हो, अगर ताकतवर राजा है और अपने सेनापति को लड़वा रहा है, सेनापति से युद्ध जीत रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिन तक उसका शासन चल सकता है। लेकिन खुद सेना में शामिल होकर सेनापति का कमान संभाले हुए मतलब वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इतना तो आप भी बात समझ लीजिएगा। तो ये इनका भी काम खत्म हो गया, डेरियस प्रथम का। इसके बाद कोई ऐसा योग्य शासक हुआ ही नहीं, 2 साइरस द्वितीय योग्य हुआ, डेरियस प्रथम योग्य हुआ। उसके बाद जो भी इसके शासक थे वो योग्य नहीं हुए। अब योग्यता का यहाँ पर भी मतलब समझ लीजिए, पहले बहुत बार योग्यता का मतलब समझा चुका। योग्य का मतलब होता है एक योग्य राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। योग्यता का यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपना नहीं बात करेगा, हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं कि इतिहास में योग्य राजा का मतलब क्या होता है। ये होता है कि उसको तो पहले मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ताकतवर होना चाहिए, ठीक है, 2 चीज पर, मतलब उसका दिमाग भी ठीक ठाक होना चाहिए और शरीर भी, दोनों ठीक ठाक। ये एक अच्छा योद्धा होना चाहिए, और साथ में ही अपने वर्तमान परिस्थितियों की, अपने भौगोलिक क्षेत्र का उसको ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और निर्णय कैसे लेना है, तत्कालिक निर्णय, इसकी समझ होनी चाहिए। ये होता है एक योग्य राजा। अब योग्य राजा का मतलब ये नहीं होता है कि वो जनता का भला ही करेगा, जनता का उल्टा काम भी करता है। जो राजा योग्य यानी ताकतवर हो जाता है वो जनता का उल्टा भी काम करता है। लेकिन और अच्छी योग्यता की बात करें तो हाँ, जनता की भलाई भी वो करेगा, ठीक है। तो ये डेरियस प्रथम के बाद कोई और बड़ा शासक हुआ नहीं, इनकी विदाई होना शुरू हो गया। इधर से धीरे धीरे इनका नष्ट होना शुरू हो गया, सिमट कर फिर कहाँ पर आ गए, यहीं ईरान वाले क्षेत्र में आ गए, इनका काम हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, यूनानी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है अब देखिए इससे इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारत पर प्रभाव थोड़ा सा देख लेते हैं। आक्रमण करेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। पहला बात कि दोनों की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ संस्कृति का आदान प्रदान होने के बाद ये समुद्री रास्ता का भी खोज हो गया। इधर से समुद्री रास्ता का भी एक खोज हुआ, समुद्री रास्ता का खोज, समुद्री रास्ता का भी खोज हो गया, और नए नए मार्गों का खोज हुआ। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि हुई।
यहाँ के व्यापारी अब देख लिए कि कैसे रास्ता से जाना है, क्या करना है, तो ईरान से अब व्यापार क्या होने लगा और तेजी से ज़्यादा होने लगा। और हाँ, यहाँ के माप जो थे, माप बटाकरा वाला जो मापने और तौलने के लिए जो भी उपयोग किया जाता था, मानकों का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि ये शासक जब आते थे तो साथ में व्यापारी भी होते थे, मंत्री भी होते थे, सब कुछ होते थे ना। तो ये देखिए व्यापारी क्या करेंगे, राजा लड़ रहे, लड़ो, व्यापारी अपना व्यापार करने में लगा हुआ है इधर की किधर हम व्यापार करें, क्या करें, राजा को लड़ने दिया कि लड़ो। और इधर से अब क्या, व्यापारी आते थे तो ये व्यापार करने के लिए ना, राजा लड़ो कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं व्यापारियों को, वो अपना व्यापार, तो इतना कुछ उसका प्रभाव पड़ा ईरानी आक्रमणकारी का। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग ये यूनानियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।